Assalamu alaikum. This is Asif Sheikh. Today we will discuss another CPU scheduling algorithm, first come first served CPU scheduling algorithm, brought to you by Muhammad Asif Sheikh. It's me. Now the CPU scheduling we have discussed it earlier कि CPU scheduling का मतलब क्या होता है ताकि CPU जो आइडल स्टेट में चला जाता है वो उसको जो है मिनिमाइज़ किया जाए, उसको जो है कम से कम आइडल स्टेट में रखा जाए या रहने दिया जाए और जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर जो है प्रोसेसिंग करवाई जाए. And for that purpose and to keep it busy we have different scheduling algorithms जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि CPU की यूटिलाइजेशन to its maximum हो. One of them and the most simplest CPU scheduling algorithm is first come first serve scheduling algorithm. In this algorithm, the process that requests the CPU first is allocated the CPU first. बड़ा सिंपल बेसिक रूल है. जैसे होता है ना, पहले आइए पहले पाइए. क्यू में जो पहला एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट जो है वो पहले बाहर निकलेगा. इसी तरह जो प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर पहले इंटर होगा वही उसी सीक्वेंस के हिसाब से उसकी एलोकेशन होगी प्रोसेसर के ऊपर. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FCFS पॉलिसी इज ईजिली मैनेज्ड विद अ FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू. द रिमेनिंग प्रोसेस इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू. और जैसे जैसे प्रोसेसर से पे जाते जाते हैं क्यू में से उनको रिमूव किया जाता है. द कोड फॉर FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज सिंपल टू राइट एंड अंडरस्टैंड. ऑफ कोर्स बिल्कुल जैसे कि हम एक क्यू के हवाले से जो है डाटा स्ट्रक्चर तरतीब देते हैं और उसका कोड लिखते हैं, वही कोड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, होता है और ये बड़ा सिंपल है. बट on the negative side, the average waiting time under the FCFS policy is often quite long. We have discussed it earlier that the waiting time is the time which a process spent in the queue while it is waiting for the processor to call it. जब एक प्रोसेस जो है आता है क्यू में लाइनअप हो जाता है, प्रोसेसर में और किसी और प्रोसेस की बारी होती है, तो वो जो प्रोसेस जो नया न्यूली कम जो है प्रोसेस था वो वेटिंग क्यू के अंदर वेट करता है. वेटिंग टाइम को जितना मिनिमाइज़ करेंगे प्रोसेस का पूरा ओवरऑल टर्न अराउंड टाइम मिनिमाइज होगा. सो डिसएडवांटेज ऑफ FCFS एल्गोरिथम इज़ कि इसके अंदर जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो हर प्रोसेस का बढ़ जाता है और ख़ास तौर पे अगर जो आगे आने वाले प्रोसेसेस जो है उनका बर्स्ट टाइम बड़ा हो, ज़्यादा हो, तो पीछे आने वाले प्रोसेसेस को जो है वो बहुत ज़्यादा वेटिंग क्यू के अंदर वेट करना पड़ता है और इससे उनका ओवरऑल वेटिंग टाइम बढ़ जाता है. वेटिंग टाइम जब बढ़ जाता है तो ओवरऑल हर प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाता है. इसका मतलब है कि हर प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है एंड हेंस द थ्रूपुट ऑफ द CPU वो मिनिमाइज हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. ये वही एग्जांपल है, हमने इससे पहले राउंड रॉबिन के हवाले से भी इसी एग्जांपल को डिस्कस किया था. कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट अराइव्स एट डिफरेंट टाइम्स विद द लेंथ ऑफ द CPU बर्स्ट गिवन इन मिली सेकेंड्स एंड डिफरेंट प्रायोरिटीज़. जो बर्स्ट टाइम होता है वो बेसिकली वो एग्जीक्यूशन टाइम होता है जो किसी भी प्रोसेस को चाहिए होता है उसको टर्मिनेट होने में, या दूसरे लफ्ज़ों में एक प्रोसेसर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लेता है वो बर्स्ट टाइम कहलाता है उस प्रोसेस का. सो देर आर डिफरेंट बर्स्ट टाइम्स. There are 4 processes P1, P2, P3, P4. They could be anything. ये किसी भी डोमेन से आ सकते हैं, किसी भी जॉब, कोई जॉब हो सकती है, कोई टास्क हो सकता है. इनकी जो प्रायोरिटी है वो हमें लास्ट कॉलम में नज़र आती है और बर्स्ट टाइम सेकंड कॉलम में नज़र आएगा इन मिली सेकेंड. अराइवल टाइम ऑफ दीज प्रोसेसेस इन द क्यू वी कैन सी दैट अराइवल टाइम इन थर्ड कॉलम. Now let's see how it works, how FCFS works. Calculating the waiting time and draw Gantt chart. Calculate the waiting time and draw Gantt chart for processes in queue by applying following CPU scheduling algorithm. वेटिंग टाइम निकालना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हमने शुरू में भी कहा था कि मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स को अगर कंपेयर करना हो तो हम इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि एवरेज वेटिंग टाइम की मदद से हम देख सकते हैं. जिस एल्गोरिथम का एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेसेस इन द क्यू
कम होगा वो एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट कंसिडर होगा. नाउ एट द टॉप ऑफ द स्लाइड यू कैन सी अ FIFO रेडी क्यू एंड हेयर यू कैन सी CPU जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होनी है. लेट्स स्टार्ट. ये P1 आ गया, सॉरी हाँ P1 आ गया हमारा. इसका अराइवल टाइम 0 था. जैसे ही आया, सिंस एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट देर इज़ नो एनी अदर प्रोसेस, पहला प्रोसेस आया फ़ौरन उसको जो है हमने उसका गेंट चार्ट भी स्टार्ट हो गया और जैसे ही उसको जो है हमने फ़ौरन CPU को असाइन कर दिया. नाउ द CPU स्टार्ट्स प्रोसेसिंग ऑफ द P1. द बर्स्ट टाइम ऑफ द P1 इज़ 6 मिलीसेकंड. मीनवाइल क्योंकि जितनी देर में इसकी एग्जीक्यूशन हो रही थी उतनी देर में जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं वो भी आना शुरू हो गए. एट फर्स्ट मिलीसेकंड P2 अराइव्स, उसके बाद जो है P3 आता है, फिर P4 आता है. तो मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स के ऊपर क्यू के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस आ रहे हैं. जब 6 मिलीसेकंड पूरे हो जाते हैं P1 जो है वो पूरा टर्मिनेट हो जाता है, CPU जो है वो उसको टर्मिनेट कर देता है. और नीचे हमने जो है गेंट चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं एट द बॉटम वी कैन सी वी हैव ड्रॉन अ गेंट चार्ट एंड वी कैन सी द P1 इज टर्मिनेटेड एंड इट टेक्स 6 मिलीसेकंड फॉर दैट एग्जीक्यूशन, जो कि उसका बर्स्ट टाइम था. नाउ व्हाट नेक्स्ट, जो कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. अब अगला जो हमारा प्रोसेस है इस क्यू के अंदर वो P2 है. वी कैन से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. सो P2 जो है उसको अब जो है इंटरटेन किया जाएगा. सो P2 जो है उसको इंटरटेन किया जाएगा. जनाब P2 को जो है वो CPU पे लोड कर दिया गया. इसका बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकंड था. एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी. आफ्टर 4 मिलीसेकंड P2 विल बी टर्मिनेटेड एज वेल. Now the Gantt chart would be something like that. We can see P1 और इसके बाद P2 आ गया. 4 मिलीसेकंड P2 ने अपना लिया. तो ये टोटल जो है अब तक 10 मिलीसेकंड की एग्जीक्यूशन CPU कर चुका है in this sequence. Now in the queue we have left with P3 and P4. Since P3 was the second next, तो P3 को अब लोड कर दिया जाएगा. P3 का बर्स्ट टाइम 8 मिलीसेकंड था. तो P3 है 8 मिलीसेकंड के बाद टर्मिनेट हो जाएगा. बाकी जो अब हमारे पास क्यू के अंदर P4 रह जाएगा. एंड इन द गेंट चार्ट वी कैन सी P1 P2 एंड आफ्टर दैट P3 वुड बी अमेंडेड. तो 8 मिलीसेकंड इसका था. तो ये 18 मिलीसेकंड जो है वो टोटल अब तक प्रोसेसिंग कर चुका है CPU और इस जो है तरीके से कर चुका है. नाउ सिंस P4 इज़ लेफ्ट इज़ द ओनली प्रोसेस विच इज़ लेफ्ट, उसको जो है हमने अपलोड करवा दिया. CPU जो है CPU शेड्यूलर ने उसको जो है प्रोसेसर के ऊपर अपलोड कर दिया और इसकी 7 मिलीसेकंड के बाद उसकी भी टर्मिनेशन हो गई. एंड द फाइनल गेंट चार्ट वुड बी समथिंग लाइक दैट. P1 then P2 then P3 then P4. The sequence of the arrival was P1 P2 3 P4 जो कि क्यू के अंदर था. और गेंट चार्ट जो हमारा बना, पहले P1 टर्मिनेट हुआ 6 मिलीसेकंड, फिर P2 टर्मिनेट हुआ 10 मिलीसेकंड. बट P2 को 6 मिलीसेकंड इंतज़ार करना पड़ा था अपनी बारी का. इसके बाद P3 आया और P3 जो है वो उसने उसके बाद उसकी टर्मिनेशन हुई है और इसके बाद P4 की टर्मिनेशन हुई है. तो ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो टाइम इंटरवल्स आर देयर. नाउ इफ़ वी कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम, P1 have to wait for 0 millisecond, P2 will have to wait for 6 millisecond and P3 उसने जो है 10 मिलीसेकंड का इंतज़ार किया था. P4 को 18 मिलीसेकंड का इंतज़ार करना पड़ा था. इसको हमने यहाँ पे टोटल किया, 4 से डिवाइड किया. सो एवरेज वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस in the ready queue is 8.5 millisecond if we are using FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. सो यहाँ पे आपको नज़र आता है कि फ़िलहाल ये ठीक है, मुनासिब है, रीज़नेबल है. एंड द रीज़न इज़ कि जो पहला प्रोसेस था P1 उसका जो बर्स्ट टाइम था वो कम था. अगर इसका बर्स्ट टाइम 10, 20, 15 होता तो फिर बाकी जो वेटिंग बाकी लोगों को जो है बाकी प्रोसेस को जो है ज़्यादा वेट करना पड़ता और एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ जाता, जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है.